विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक संसाधन भूगोल के अंतर्गत आज हम जीवीय संसाधनों के ऊपर चर्चा करेंगे, उनके बारे में ज़्यादा जानेंगे। इसमें दो तरीके के संसाधन वनस्पति और जंतु दोनों शामिल होते हैं, यानी दोनों इसमें आएंगे। थोड़ा सा परिचय सबसे पहले जान लें कि इस जगत में तीन तरह के जीवधारी हैं। वनस्पति है, जंतु है और मानव है। वनस्पति, जंतु और मानव। इन तीनों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ये तीनों ही सह अस्तित्व से रहने वाले जीव हैं। वनस्पति के बिना तो आप जानते हैं कि मनुष्य की सत्ता भी नहीं रह सकती इसके बिना। वनस्पति वैसे अचल है। मानव और वनस्पति का घनिष्ठ संबंध है। मानव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और वो वनस्पति से ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से अन्य प्राणियों को भी ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें भी फेफड़ों में वायु चाहिए। ये जो ऑक्सीजन है ये मानव के रक्त को साफ करती है, उसको जीवन देती है। मनुष्य अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सांस के द्वारा बाहर निकालता रहता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने भीतर खींच लेते हैं और इसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं, और इसी ऑक्सीजन से मानव जीवित रहता है। वनस्पति के द्वारा मनुष्यों के जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति होती है। किसी भी जगह का प्राकृतिक सौंदर्य उस स्थान की वनस्पतिक सुंदरता पर भी निर्भर करता है। अब हम जानेंगे कि वनस्पति से मानव को प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो भोजन के लिए उसे कंद, मूल, फल आदि सभी वनस्पति से मिलते हैं। वनों से प्राप्त होने वाले भोजन पर पहले तो पूरा ही जीवन निर्वाह किया जाता था। आजकल भी हिमालय, आल्प्स, रॉकीज़, एंडीज़, इन पर्वतों के निवासी वनों से ही खुबानी, अखरोट, आड़ू, अंजीर, फिंदक, चिलगोज़ा आदि फलों को प्राप्त करते हैं और अपना भोजन पाते हैं। कनाडा और साइबेरिया के वनों में अनेक तरह के सूखे फल मिलते हैं। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के वनों में जंगली केला, बाओबाब, बेर, खजूर, नारियल, आड़ू आदि ये सब मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो वस्त्र बनाने के लिए जो रेशे हैं वे भी हमें वनस्पति से मिलते हैं, जैसे कि पटसन, सन, भंगेला आदि ये सब रेशे हैं। इसी तरह से रहने के लिए घर चाहिए तो मकान बनाने की लकड़ी, छप्पर, चटाई बनाने के लिए बांस चाहिए, रिंगाल, खजूर, ये सब भी हमें वनस्पति से ही प्राप्त होते हैं।
एक और पक्ष अगर हम देखें वनों के बारे में, तो जो उद्योगों के लिए बहुत सारा कच्चा माल भी हमें वनों से मिलता है, जिससे निर्माण उद्योग चलते हैं। जैसे कागज़, लुगदी, दिया सलाई, नकली रेशम, रबड़, तारपीन, वार्निश, ये सभी हमें वनों से ही प्राप्त होता है। खाना पकाने और कारखाने चलाने की भट्टियों के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, वो भी हमें वनों से ही प्राप्त होती है। परिवहन की गाड़ियाँ, रेल के डिब्बे, नाव बनाने के लिए, इनमें भी सब में लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। इसी क्रम में देखें तो नदियों को पाटने के लिए पुलों की लकड़ी, लट्ठे, ये सब भी वनस्पति से ही प्राप्त होता है। औजारों को पकड़ने के दस्ते, फर्नीचर की लकड़ी, और व्यापार के लिए वन संपदा का उपयोग होता है। पशु चारण के लिए घास चाहिए, चारा चाहिए, ये सभी भी हमें वनस्पति से ही मिलते हैं। भूमि कटान और मिट्टी कटान के साधन भी ये होते हैं, और खेतों की रक्षा और बाड़ लगाने के लिए झाड़ियाँ, पर्यटन मेला आदि में पार्क, क्रीड़ा भूमि आदि बनाने के लिए भी हमें वनस्पति की ज़रूरत पड़ती है। श्रृंगार के लिए, सजावट के लिए पुष्प, पत्तियाँ, लताएँ, इनका सबका उपयोग भी किया जाता है। तो इस तरह से वनस्पति हमारी बहुत मदद करती है, मानव का बहुत अधिक सहयोग करती है। माना जाता है कि वनस्पति की अपेक्षा जंतु अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वो चलते फिरते हैं, इच्छा के अनुसार इधर उधर आ जा सकते हैं। अब मनुष्य ने जीवों को भी अपने साथ शामिल कर लिया, उनका सहयोग प्राप्त किया और अपने जीवन को सुगम बनाया। जंतु हर जलवायु में वैसे रह नहीं सकता, इसलिए अपने अनुकूल जलवायु की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और मानव जनसंख्या का जो सबसे बड़ा आर्थिक साधन है वो पशुधन है। आपने देखा होगा गांव में पशुधन के माध्यम से बहुत सारे काम संपन्न होते हैं। वैसे तो वैज्ञानिक युग आ गया, टेक्नोलॉजी का युग आ गया, कल कारखाने हैं, यंत्र, मशीनरी हैं, लेकिन इसके बाद भी पूरे विश्व में गरीब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनके पास ये सब पैसे से प्राप्त होने वाले जो साधन हैं, दूसरे महंगे साधन भी हैं ये, तो इनको प्राप्त करना उनके लिए इतना सरल नहीं है। तो वे सारे अपने पशु संसाधन के आधार पर ही अपना काम चलाते हैं। तो इस तरह से मानव के जीवन में तो भाई भोजन, वस्त्र, परिवहन, संस्कृति, इन सब के साथ पशुओं का गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। और देखा जाए तो गाय, बकरी, भेड़ और घोड़े, इनको तो मानव ने बहुत पहले ही पालना शुरू कर दिया था, है ना। और बाद में भैंस, सूअर, ऊँट, हाथी का पालन भी शुरू कर दिया। और कुत्ता तो आदिम काल से मानव का साथी हो गया था। इसके बाद तो मुर्गे, मुर्गियाँ, शहद की मक्खियाँ, रेशम के कीट, इन सभी को भी पाला गया। और सहयोग किस प्रकार से लेता है मानव, तो भाई बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। जैसे सामान ढोने के लिए, गाड़ी खींचने के लिए, सवारी के लिए, बैलों, भैंसों, घोड़ों, ऊँटों आदि का उपयोग हम करते रहे शुरू से। खेती में हल जोतने के लिए, सिंचाई की रहट को खींचने के लिए, गन्ना पिराई के लिए, भूसा अनाज अलग करने के लिए, और
खलिहानों में दांव चलाने के लिए, तेल की घानी चलाने के लिए, इनमें सब में भी पशुओं का ही उपयोग होता रहा है। दूध और डेयरी उद्योग में तो सीधे रूप से जानवर यानी जंतु काम आते हैं। भोजन के लिए उनका उपयोग भी कर लेते हैं मानव, तो मांस के लिए, अंडे के लिए, शहद के लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए, बाल के लिए, रेशम के लिए, इसी तरीके से खाल और चमड़ा प्राप्त करने के लिए, आखेट के लिए और सफाई आदि के लिए, मनोरंजन के लिए इन जानवरों की दौड़ भी कराई जाती है। इस प्रकार से इसका आर्थिक पहलू भी है। अब फिर से हम लोग वनस्पति जो संसाधन है उसके ऊपर पहुंचते हैं। यहाँ जो जीवीय संसाधन है उसमें जो वनस्पति है उसमें मानव का जो महत्वपूर्ण उपयोग है। आप देखेंगे कि पौधे तो अपनी उपज की दशाओं के स्वरूप होते हैं, यानी जैसा जलवायु, मिट्टी, भू रचना और भूतल जल, अधोभूमि जल ये सब मिलेंगे, उसी प्रकार की वनस्पति वहाँ पर पैदा हो जाएगी। अब प्रदेश की जो जलवायु हमारे यहाँ देखें तो ज़्यादा उष्ण आर्द्र जहाँ पर है मान लीजिए, या उष्ण अर्धशुष्क है या मरुस्थली है, तो उसी प्रकार की वनस्पति वहाँ हमें मिलेगी। और मान लो मिट्टी संतृप्त दशा में है, मिट्टी के कणों के बीच में वायु नहीं है, तो मिट्टी में क्षार की मात्रा अधिक है, ये सब पता लग जाता है। इसमें मैपुल, हेमलॉक, देवदार और छाया सहन करने वाले जो पेड़ होते हैं उससे पता लग जाता है कि इस इलाके में जलवायु शीतल है और प्रकाश कम रहता है। जैसे कॉटन वुड, नरकुल आदि के साथ हमें मालूम हो जाता है कि अधोभूमि जल सतह के बहुत नज़दीक में है। बीच में और मैपुल जहाँ अधिक खड़े हैं वहाँ मिट्टी उपजाऊ है, उसमें खेती करना लाभदायक है। चीड़, पाइन जहाँ खड़े हैं वहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ है। उन क्षेत्रों में घास के मैदानों की मिट्टी की आर्द्रता को धारण करने की क्षमता भी होती है और उसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा भी होती है। अतः घास के मैदान खेती के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। घास के मैदानों में खेती के उपयुक्त पाया गया है। घास के गुच्छे दूर दूर बिखर करके कम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखें तो जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहाँ पर उसी प्रकृति के हमें वनस्पति नज़र आ जाएगी। अर्थात जिस प्रकार की आबो हवा उन्हें मिलेगी वैसे ही पौधे हमें नजर आ जाएंगे, यानी वनस्पति हमें वैसी ही मिलेगी। सरलता से देखा जा सकता है कि इन स्थानों पर